सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम 2016 में पूछे गए इंग्लिश के पेपर का सोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 135 तक यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है, करेक्ट आंसर देना है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि सारे के सारे विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप एग्जाम में सॉल्व करके ही जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, लैंग्वेज इज नॉट सोशल, आर्बिट्रेरी, सिंबॉलिक या फिर इंस्टिंक्टिव। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि लैंग्वेज इसमें से क्या नहीं है। तो लैंग्वेज सोशल है यानी कि सामाजिक है, फिर है आर्बिट्रेरी यानी कि हम स्वेच्छा से इसको सीखते हैं, फिर है सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक, और फिर है इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है दोस्तों स्वाभाविक। क्या होता है? स्वाभाविक। तो जो लैंग्वेज होती है वो स्वाभाविक नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव यानी कि ये स्वाभाविक नहीं होती है, क्योंकि लैंग्वेज में आप सभी लोगों को पता है कि क्या क्या चीजें होती हैं। सिंबल होते हैं, इसके अलावा साउंड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो है इंस्टिंक्टिव, यानी कि लैंग्वेज स्वाभाविक नहीं होती है, भाषा स्वाभाविक नहीं होती है। बच्चे क्या करते हैं? इसको सीखते हैं अपने अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, अपने आसपास के लोगों से। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 122 है, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट लैंग्वेज इज। दोस्तों, जब हम लैंग्वेज को अपने प्रयास से विकसित करते हैं, डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट यानी कि जब हम किसी भी लैंग्वेज को अपने मेहनत से क्या करते हैं, उसको सीखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्रश्ड अप कहेंगे, लर्न कहेंगे, एक्वायर्ड कहेंगे या होन्ड कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए होन्ड का मतलब जो होता है ये होता है शार्पन, यानी कि उसको और शार्प करना और मजबूत करना उस लैंग्वेज को। एक्वायर का मतलब हमें मिल जाना, हमें मिला हुआ है। फिर है लर्न मतलब सीखना, और ब्रशअप मतलब कि पहले से ही हमें आ रहा था उसको और हम अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो भाषा होती है, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं तो उसको हम लर्न करते हैं। क्या करते हैं? लर्न करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रशअप करना नहीं होगा, एक्वायर्ड यानी कि अर्जित करना नहीं होगा, ओन करना नहीं होगा। ठीक है, हम किसी भी भाषा को जब अपना एफर्ट लगा करके उसको अच्छे से डेलिब्रेट यानी कि जानबूझकर हम उसको बहुत अच्छे से सीखते हैं, अपना पूरा ध्यान लगा करके, तो उसको हम लर्न करते हैं उस भाषा को। अगर हमारी खुद की मातृभाषा होगी, हमारी मदर टंग होगी, तब हम उसको एक्वायर करेंगे, अर्जित करेंगे। ठीक है, वहां पर सही होगा। लेकिन जब हम किसी दूसरी भाषा को सीख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसको लर्न कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 है, व्हाट इज अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। यानी कि जो टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग होता है, जिसमें बच्चों को कोई काम दिया जाता है, जिस काम के द्वारा वो क्या करते हैं? लैंग्वेज को सीखते हैं। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा सही है? अ पीस ऑफ वर्क फॉर द पेरेंट्स टू डू देयर चिल्ड्रंस होमवर्क। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एक काम है जो टीचर्स बच्चों के पेरेंट्स को देते हैं बच्चों का होमवर्क कराने के लिए। तो यहाँ पर टास्क अगर दिया जाएगा तो वो बच्चों को दिया जाएगा। फिर अ पीस ऑफ एक्टिविटी फॉर टीचर्स टू डू ऑन द क्लासरूम। तो टीचर करेंगे तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, बच्चों से ये काम करवाना है। तो टास्क बेस्ड एक्टिविटी लैंग्वेज लर्निंग होती है, जिसमें हम बच्चों को अलग अलग प्रकार के गेम खिलाते हैं, अलग अलग प्रकार के टास्क देते हैं। अ पीस ऑफ वर्क विच एक्सपोजेस लर्नर्स टू लैंग्वेज। फिर अ पीस ऑफ वर्क विच इनेबल्स लर्नर टू डू एन एक्टिविटी। तो ये सबसे सही आंसर यही है कि क्या होता है? एक काम होता है, अ पीस ऑफ वर्क एक काम होता है, विच इनेबल्स लर्नर टू डू एन एक्टिविटी, यानी कि बच्चों को सीखने के लिए जो भी टास्क दिया जाता है एक काम है जो बच्चों को भाषा सीखने के लिए दिया जाता है। यानी कि अ पीस ऑफ वर्क विच इनेबल्स लर्नर टू डू एन एक्टिविटी ऐसा काम होता है, यानी कि ये पीस ऑफ वर्क ऐसा काम होता है जो बच्चों को भाषा सीखने में मदद करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं। 123 हो गया है। ट्रेवेलॉग इज अ जेनर ऑफ। दोस्तों, जो ट्रेवेलॉग होता है इसमें एक प्रकार से यहाँ पर जो लेखक ने कहीं भी कोई ट्रेवल किया है, कहीं भी उन्होंने जहां जहां वो ठहरे हुए होंगे उस ट्रेवलिंग के दौरान, जहां जहां उन्होंने जो भी टास्क किया होगा, जो भी काम किया होगा, उन सभी कामों को उन्होंने क्या किया होगा? इस बुक में लिखा होगा। और यहाँ पर देखिए यही पूछा है कि ट्रेवलॉग इज अ जेनर ऑफ। तो यहाँ पर देखिए दिया है बिब्लियोग्राफी,
लिटरेचर, पोइट्री या फिर क्रिटिसिज्म। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर किसी ने अपने पूरे जीवन के बारे में या फिर ये कहें कि जो उन्होंने यात्राएं की हैं उनके बारे में अगर लिखा है तो उसको हम कहेंगे लिटरेचर। ये साहित्य के अंदर ही आता है, साहित्य की विधाओं के अंतर्गत ही आता है ये भी, ठीक है। जैसे किसी ने कोई यात्रा की है तो उन्होंने पूरा उसके बारे में लिख दिया, नाटक होता है, कहानियां होती हैं, तो ये साहित्य के अंदर आता है, ठीक है। पोएट्री, क्रिटिसिज्म, किसी को नीचा दिखाना तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 125 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज टू प्रोवाइड लर्नर्स विथ एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरफेयर, एक्सेस, इमिटेट या फिर इंटरेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों जो इफेक्टिव क्लासरूम होता है उसका जो एस्पेक्ट होता है वो क्या होता है, बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड कराना, यानी कि बच्चों को सही से लर्निंग प्रोवाइड करना और बच्चों को अवसर देना। जो इफेक्टिव क्लासरूम होता है वह किस प्रकार का होना चाहिए, यहाँ पर यही पूछा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम, क्योंकि ये लैंग्वेज क्लासरूम है, इसमें बच्चों को भाषा सिखाई जा रही है, तो किस प्रकार से सिखाई जाए, तो यहाँ पर देखिए यही बताया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज टू प्रोवाइड लर्नर्स विथ एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि बच्चों को अवसर दिया जाए। किस प्रकार का अवसर दिया जाए एक इफेक्टिव क्लासरूम में, इंटरफेरेंस, यानी कि अगर इंटरफेयर करेंगे, वो डिस्टर्ब करेंगे तो फिर क्लासरूम में किस प्रकार से वो इफेक्टिव क्लासरूम हो पाएगा। फिर एक्सेसेस, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को कोई एक काम दे देना कि तुम ये टास्क तुम ही करोगे, ठीक है। फिर है इमिटेट, तो इसका मतलब दोस्तों होता है कि टीचर की या स्टूडेंट की नकल करना, ठीक है। फिर है इंटरेक्ट, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है इंटरेक्ट। जब बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, टीचर से पूछेंगे क्वेश्चंस और टीचर भी बच्चों से क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो भाषा जो इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम है वो तभी कहलाएगी, यानी कि प्रभावशाली कक्षा तभी कहलाएगी जब जो इंटरेक्शन है वो दोनों तरफ से होगा, यानी कि दोनों तरफ से संवाद होंगे, वार्तालाप होगा, तो इस तरीके से बच्चे अच्छे से उस भाषा को सीखेंगे। तो इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126, अ टीचर ऑफ क्लास 5 इज प्रैक्टिसिंग इंटरेक्टिव लिसनिंग इन द क्लासरूम, सी शुड फोकस ऑन, यानी कि यहाँ पर क्लास 5 की टीचर है, वो क्या कह रही हैं, वो क्लास में इंटरेक्टिव लिसनिंग करवाना चाह रही हैं, तो उन्हें किस पर फोकस करना है। इंटरेक्टिव लिसनिंग का मतलब दोस्तों ये है कि जब तक वो बोलेंगी क्लास में, तब तक कोई भी बच्चा कुछ भी उनसे नहीं पूछेगा और वो सही से केवल सुनेगा। इंटरेक्टिव लिसनिंग का मतलब केवल बच्चे ध्यान से पूरे टाइम जो स्पीकर बोल रहा है, यानी कि जो टीचर बोल रहा है उसको पूरा टाइम ध्यान से सुनेंगे, और जब उसकी स्पीच खत्म हो जाएगी या फिर ये कहें जब वो समझा ले जाएंगे पूरा टॉपिक, उसके बाद बोलना है, ठीक है। तो उन्हें किस पर फोकस करना चाहिए, सी शुड फोकस ऑन। देखिए यहाँ पर इसके बाद लिसनिंग टू वर्ड्स, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, तो यहाँ पर आप देखिए कि उनके वर्ड्स को सुने और उसका फालतू का यहाँ पर देखिए बताया गया है कि हम उनके वर्ड्स का स्ट्रेस लें कि वो क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। फिर है लिसनिंग टू प्रोनाउंसिएशन, उनके उच्चारण पर ध्यान दें। फिर है लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। फिर है लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग स्पीकर्स एटीट्यूड, यानी कि किस एटीट्यूड में स्पीकर बोल रहा है उसको हम ऑब्जर्व करें। तो यहाँ पर दोस्तों इंटरेक्टिव लिसनिंग का मतलब बस इतना ही होता है कि आप ध्यान से सुनो और उसके बाद रिस्पॉन्स करो, यानी कि ध्यान से सुनने के बाद आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स करना है। लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, बस यही सही हो जाएगा। इंटरेक्टिव लिसनिंग का मतलब यही होता है, लिसनिंग एंड रिस्पॉन्सिंग। पहले हम पूरी बात को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम इस पर रिस्पॉन्स करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। क्वेश्चन नंबर 127 है, अ वर्ड विथ सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर बट विथ अ डिफरेंट मीनिंग इज एन होमोफोन, एंटोनिम, सिनोनिम या फिर होमोनिम। तो यहाँ पर ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग भी सेम हो और प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, तो ऐसे वर्ड्स को दोस्तों हम कहते हैं होमोनिम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। जैसे कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट होता है, तो आप देखोगे कि बहुत कम डिफरेंस होता है, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है, बहुत ही अलग हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 पे आते हैं, अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which usually occurs in an auxiliary verb is, यानी कि यहाँ पर देखिए शॉर्टर फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो शब्दों का समूह होता है उसका सबसे छोटा फॉर्म, छोटे से छोटा फॉर्म which usually occurs in an ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि जो अक्सर सहायक क्रियाओं में होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टर कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं या कोनोटेशन कहते हैं। तो दोस्तों जो कनेक्टर होते हैं ये लार्ज ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के काम आते हैं,
यहाँ पर कंजक्शन दिया हुआ है, दो समूहों को, दो वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं, ये आपको पता ही है। यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्शन दिया है, कॉन्ट्रैक्शन किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को छोटा करने के लिए यूज होता है और यही राइट आंसर हो जाएगा, अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को छोटा करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, सिकुड़ना होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 है, अदिति अ विजुअली चैलेंज चाइल्ड इन क्लास फोर्थ, यानी कि वह क्या है, वह सही से देख नहीं पाती है, उसके लिए देखना क्या है, चुनौतीपूर्ण है, वो क्लास 4 में है। डज नॉट हैव एनी टेक्स्ट इन ब्रेल, तो जो अदिति है वो सही से देख नहीं पाती है और उसके पास ऐसा कोई टेक्स्ट नहीं है जिसमें ब्रेल लिपि लिखी हुई है, क्योंकि ब्रेल लिपि किसके लिए होती है, ऐसे बच्चों के लिए होती है जो बच्चे देख नहीं पाते हैं। हाउ कैन अ टीचर फैसिलिटेट हर इन रीडिंग द इंग्लिश टेक्स्ट बुक, अब वो जो टीचर है वो बच्चे की किस तरीके से सहायता करेंगे उसको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रीड करने में, पढ़ने में। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस सिंगल चाइल्ड सी मे यूज हर एनर्जी टू इन टीचिंग द रिमेनिंग क्लास, ये तो गलत है क्योंकि टीचर को सारे बच्चों पर ध्यान देना है, केवल एक बच्चे पर फोकस नहीं करना है। केवल यहाँ पर लिखा है कि केवल एक बच्चे पर अगर वो उस पर फोकस नहीं करना है टीचर को कि केवल सिंगल चाइल्ड को लेकर के बैठी रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि सारे बच्चे एक समान होते हैं टीचर के लिए क्लासरूम में, तो सारे बच्चों को अटेंशन देना है टीचर को। सी में आस्क हर पेरेंट्स टू लुक आफ्टर देयर चाइल्ड, वे उसके पेरेंट्स से कहेंगे कि वो अपने बच्चों को देखें, तो ये तरीके से तो उससे भागना हो गया उस चुनौती से, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है सी में आस्क द प्रिंसिपल टू अरेंज अ स्पेशल टीचर फॉर हर, या फिर सी में अरेंज एंड गिव द ऑडियो सीडी ऑफ द टेक्स्ट बुक टू द क्लास। दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन जो है, यहाँ पर प्रिंसिपल को बताने से भी समस्या का हल नहीं होगा। सी में अरेंज एंड गिव द ऑडियो सीडी ऑफ द टेक्स्ट बुक टू द चाइल्ड, जब हम बच्चे को उसकी ऑडियो सीडी दे देंगे तो बच्चा उस चैप्टर को, क्योंकि उसकी आंखें खराब है ना, उसका कान नहीं खराब है, तो आसानी से वो पूरे के पूरे ऑडियो सीडी की मदद से वो क्या कर लेगा, पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लेगा, समझ लेगा उस पूरे के पूरे चैप्टर को। तो वही ऑडियो बनाने से आसानी से बच्चा सुन करके उस चैप्टर को समझ लेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं, पोएट्री टीचिंग इज जनरली मीन फॉर लर्निंग पंक्चुएशन, इंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, लैंग्वेज लर्निंग या फिर लर्निंग ग्रामर। तो पोएट्री टीचिंग बच्चों को कराई जाती है, उसका जो एक उद्देश्य होता है वो यही होता है कि बच्चे एंजॉय करें और अप्रिसिएट करें उसको। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा, बच्चे पंक्चुएशन सीख रहे हैं, बच्चे लैंग्वेज लर्निंग सीख रहे हैं या लर्निंग ग्रामर सीख रहे हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा जो उपाय है, बच्चे जब भी पोएट्री आप बच्चों को कविता सुनाते हो तो बहुत इंजॉय करके उसको सीखते हैं और उसको अप्रिसिएट भी करते हैं, खुद भी वो कविता को बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 131 है, रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मीन्स, सेकेंड लैंग्वेज का मतलब क्या होगा, टारगेट लैंग्वेज भी इसको हम कह सकते हैं कि जो भाषा हमारी मातृभाषा है, मदर टंग, जैसे कि हिंदी की बात करें तो हिंदी अगर हमारी जो हमारी मदर टंग है ये हो गई, और जो सेकेंड लैंग्वेज है जैसे कि इंग्लिश सीख रहे हैं हम, कोई और भाषा सीख रहे हैं, चाइनीज भाषा, कोई भी भाषा सीख रहे हैं, तो वो सेकेंड लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम किसी दूसरी भाषा को सीख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मीन्स अगर हम इंग्लिश को दूसरी भाषा के रूप में सीख रहे हैं या किसी भी भाषा को दूसरी रूप में सीख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। एक भाषा तो जो हमारी जन्मजात है, जो मातृभाषा, जो हम बचपन से सीख रहे हैं, बचपन से हमने सीख लिया, जिसको हम अच्छे से बोल भी लेते हैं, तो उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पर दूसरी भाषा की बात हो रही है। अगर हम दूसरी भाषा को सीख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर किसी दूसरी भाषा को हम पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, रीडिंग फॉर ग्रामर, हम उसको केवल ग्रामर के लिए पढ़ रहे हैं, व्याकरण के लिए पढ़ रहे हैं, मीनिंग मेकिंग सिर्फ और सिर्फ उसका मतलब निकालने के लिए हम उसको पढ़ रहे हैं। डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, ये दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर है रीडिंग अलाउड, तो इसका कोई मतलब नहीं कि जोर जोर से पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, यानी कि उस भाषा को जब हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंग्लिश को पढ़ रहे हैं तो उसमें जो लेटर्स हैं और जो वर्ड्स हैं, यानी कि इन वर्ड्स को जोड़ करके, लेटर्स को जोड़ करके हम वर्ड्स को पढ़ ले रहे हैं और वर्ड्स को जोड़ करके हम सेंटेंस बना ले रहे हैं। यानी कि हम उस भाषा को केवल पढ़ ही नहीं रहे हैं बल्कि उसको हम समझ भी रहे हैं कि वो भाषा में क्या क्या चीजें क्या क्या हैं। ठीक है, यानी कि डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, अच्छे से हम उन लेटर्स को पढ़ करके, वर्ड्स को जान करके, फिर उन वर्ड्स को जोड़ करके फिर हम सेंटेंस भी
बना ले रहे हैं, तो इस तरीके से उस भाषा को हम अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, यानी कि हम उसको समझ भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, व्हेन लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज, वर्क, लर्निंग स्ट्रेटजीज, परफॉर्मेंस, ईटीसी, इट इज कॉल्ड। तो जब दो बच्चे, यहाँ पर दो लर्नर्स की बात हो रही है, या जब दो बच्चे एक दूसरे का फीडबैक देते हैं, यानी कि एक दूसरे के लर्निंग का, उन्होंने कितना सीखा है उस भाषा को, उन्होंने इस भाषा पर कितना काम किया है, कितने तरीकों से उस भाषा को उन्होंने सीखा है, किस किस स्ट्रेटजी के माध्यम से सीखा है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उस भाषा में, कितने अच्छे से उस भाषा को वो बोल लेते हैं। इस विभिन्न प्रकार के जितने भी यहाँ पर एक्टिविटीज हैं, सभी पर ये क्या करते हैं, एक दूसरे का फीडबैक देते हैं कि कितना इस बच्चे ने सीखा, कितना इस बच्चे ने सीखा, आपस में वो लोग। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ग्रुप असेसमेंट कहेंगे, सेल्फ असेसमेंट कहेंगे, पीयर असेसमेंट कहेंगे, या फॉर्मल असेसमेंट। तो फॉर्मल का मतलब तो आपको पता ही है, रचनात्मक मूल्यांकन। तो ये यहाँ पर फॉर्मल असेसमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं इसको तरीके से औपचारिक मूल्यांकन भी कह सकते हैं, और इसको रचनात्मक मूल्यांकन, इसको हम दोस्तों फॉर्मल असेसमेंट है, इसको हम औपचारिक मूल्यांकन कहेंगे। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो होता है रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मल असेसमेंट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये हो गया औपचारिक मूल्यांकन। फिर यहाँ पर पीयर असेसमेंट है, ये हो गया सहकर्मी, यानी कि अपने साथ के व्यक्ति का मूल्यांकन। और फिर सेल्फ मतलब आत्म, यानी कि खुद का मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। और फिर इसके बाद देखिए ग्रुप असेसमेंट, यानी कि समूह का मूल्यांकन। तो यहाँ पर जब दो लोग आपस में एक दूसरे को फीडबैक दे रहे हैं, एक दूसरे के कामों का, दूसरे के तरीकों का, दूसरे के परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सहकर्मी असेसमेंट, यानी कि सहकर्मी मूल्यांकन। तो पीयर असेसमेंट जो है यहाँ पर सहकर्मी मूल्यांकन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 दोस्तों, अ टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग अ chapter ask the students some questions to review their learning and check their understanding. The questions she is asking will be based on, यानी कि एक चैप्टर को कंप्लीट इन्होंने पढ़ा लिया है, और अब उस चैप्टर के बेसिस पर वो चेक करना चाहती हैं बच्चों की नॉलेज या लर्निंग, बच्चों ने कितना सीखा है उसका रिव्यू लेना चाहती हैं। तो वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगी, किस प्रकार के क्वेश्चंस वो पूछेंगी, वो क्वेश्चंस किस पर बेस्ड होने चाहिए, हाइपर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल, या फिर लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अच्छा आंसर है वो यही है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। यानी कि बच्चों से पहले हम सिंपल क्वेश्चंस को पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चंस बताने के बाद जब बच्चे बता जाएंगे तो हम उन्हें कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाएंगे और जटिल प्रश्नों की तरफ ले जाएंगे। हाइपर अगर ऐसे प्रश्नों को हम पूछ लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया है हाइपर, जो उनके सोच से ही परे हो, तो ऐसे प्रश्नों को हमें नहीं पूछना। और बहुत मिडिल, बहुत ही आसान प्रश्नों को भी नहीं पूछना है, और बहुत ही ज्यादा लोअर ऑर्डर के प्रश्नों को भी नहीं पूछना है कि जो बहुत ही ज्यादा इजी हो। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, अ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM कैन बेस्ट हेल्प द टीचर टू ट्रांजैक्ट मटेरियल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, हेल्प द लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज, फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर बी अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और आसान बना देता है कौन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि TLM। ठीक है, यानी कि यह क्या करता है, शिक्षण प्रक्रिया में, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में यह मदद करता है कौन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 है, वाइल प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेरेंट्स अ टीचर शुड नॉट, यानी कि टीचर जो है वो बच्चों के माता पिता को फीडबैक देते समय उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को फीडबैक देते समय कि उनके बच्चे में क्या क्या कमी है, कहाँ वो पढ़ाई में दिक्कत है, कैसा है पढ़ने में, ये सारी चीजें बताने से पहले टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, शेयर द इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड इन द एनेक्डोट्स, कंपेयर देयर चाइल्ड विथ अदर चिल्ड्रन, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है कि दूसरे के बच्चों से इनके बच्चों की तुलना करें। कंपेयर द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड विथ हर प्रीवियस परफॉर्मेंस, यानी कि उस बच्चे की जो पहले की परफॉर्मेंस है उससे जो अभी की परफॉर्मेंस है तुलना करना। फिर है गिव क्वालिटेटिव फीडबैक अबाउट द चाइल्ड, यानी कि बच्चे के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना, उनको उसकी क्वालिटी फीडबैक के बारे में बताना। तो बच्चे के बारे में अच्छी अच्छी बातें जो उसके पेरेंट्स हैं उनको बताएं। तो यहाँ पर ये जो मैंने गलत लगाया है, कंपेयर देयर चाइल्ड विथ अदर चिल्ड्रन, यही क्या हो जाएगा, क्योंकि शुड नॉट पूछा है ना कि क्या नहीं करना चाहिए टीचर को, तो दूसरे के बच्चों से तुलना करके उनको नहीं बताना चाहिए कि ये राहुल है, राहुल
राहुल सुरेश से पीछे है, रमेश से पीछे है, और दूसरे दूसरे बच्चों से कंपेयर करके इस तरीके से उसके माता पिता को बच्चे के बताएं, तो ये काम नहीं करना है टीचर को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया है ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है, और ये जो पूरा पैराग्राफ 136 से लेकर के 143 तक के सारे आंसर को हमें इसी से बताना है। द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज द ट्रेडिशनल स्टाइल डेवलप इन द मिथिला रीजन इन द विलेजेस अराउंड मधुबनी बिहार। यानी कि बिहार में मधुबनी पेंटिंग जो है वो क्या है, वहां की ट्रेडिशनल स्टाइल है, और उस वहां के विकास में भी, मिथिला के विकास में भी क्या कर रही है, मिथिला रीजन यानी कि जो मिथिला मंडल हम कह सकते हैं, वहां पर क्या हो रहा है, वो पूरे रीजन में, पूरे क्षेत्र में, मिथिला रीजन में क्या हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, और जितने भी विलेजेस हैं मधुबनी के आसपास, वहां सभी में ये जो है, ये कला क्या है, बहुत ही फेमस है। मधुबनी लिटरली मीन्स अ फॉरेस्ट ऑफ हनी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, मधुबनी का जो मीनिंग होता है, लिटरली मीनिंग जो होता है वो होता है फॉरेस्ट ऑफ हनी, यानी कि हनी मतलब क्या होता है, शहद, शहद का बगीचा। दिस स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज बीन ट्रेडिशनली यूज्ड बाय द वुमेन ऑफ द रीजन। उस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वह क्या करती हैं, इसका यूज करती हैं। दो टुडे मेन आर ऑल्सो इन्वॉल्व टू मीट द डिमांड, यानी कि डिमांड को देखते हुए इस पेंटिंग की अब इसमें आदमी भी इन्वॉल्व हो गए। पहले खाली औरतें इस पेंटिंग को करती थी, अब आदमी भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि आप देखते हो मधुबनी साड़ियां भी लोग बहुत पहनते हैं। द वर्क इज डन ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स, यानी कि ये जो काम है ये किस पर होता है, जो मिट्टी की दीवारें होती हैं और जो फ्रेशली प्लास्टर्ड होती हैं उन्हीं पे ये काम मधुबनी पेंटिंग होता है। फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस इट इज नाउ बीइंग डन ऑन पेपर क्लॉथ, यानी कि अब आज के टाइम पर ये पेपर पर भी ये पेंटिंग बनाई जा रही है, और कपड़ों पर भी, जैसे मैंने कहा अभी आपको कि साड़ियों पर भी ये पेंटिंग बनाई जाती है। इसके अलावा बहुत विभिन्न विभिन्न चीजों पर भी अब ये पेंटिंग बनाई जा रही है। इसके बाद देखिए, यहाँ तक लोग सजावट के सामानों में भी मधुबनी पेंटिंग के सजावट के सामान अपने घरों में रखना पसंद करते हैं। द पेंटिंग्स आर बेसिकली ऑफ रिलीजियस नेचर, यानी कि जो पेंटिंग है ये आप देखोगे तो आप इसमें आपको प्राकृतिक रूप से आपको धार्मिक चीजें भी इसमें देखने को मिलेंगी। दे आर डन इन द स्पेशल रूम्स ऑफ देयर होम्स, इन द पूजा रूम, रिचुअल एरिया, ब्राइडल रूम, यानी ऑन द मेन विलेज वॉल्स, यानी कि ये जो पेंटिंग है आप मैक्सिमम देखोगे कि ये आपको दिख जाएगा। रिचुअलिस्टिक पर्पजेस में ये अक्सर यूज होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है धार्मिक कामों में, रिचुअल्स में, रीति रिवाजों में। ये अक्सर आपको कहाँ पर, पूजा रूम में देखने को मिल जाएगा, रिचुअल एरिया में जहां पर लोग अपने एक तरीके से कह सकते हैं जहां पर वो अपने रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। दुल्हन के रूम में, ब्राइडल रूम में भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बताया गया कि वहां के जो आम नागरिक रहते हैं बिहार के। फिर द वुमेन ऑफर प्रेयर्स टू द डाइटी बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, यानी कि वर्क को स्टार्ट करने से पहले वहां की जो वहां की वुमेन यानी कि जो औरतें हैं वो पहले प्रेयर करती हैं। द फिगर्स फ्रॉम नेचर एंड माइथोलॉजी आर अडॉप्टेड टू सूट देयर स्टाइल, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो आपको नेचर ही दिखेगा और उनकी माइथोलॉजी दिखेगी, जो पहले से यहाँ पर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, उनके पहले की जनरेशंस भी ये करती आ रही हैं। द थीम्स एंड डिजाइन्स वाइडली पेंटेड आर द वर्शिप ऑफ हिंदू डाइटीज सच एज कृष्णा, रामा, शिवा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सन एंड मून। यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं सभी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो आप पेंटिंग देखते हो वाइडली इन्हीं से रिलेटेड होती है, जो हिंदू देवी देवता हैं। तुलसी प्लांट, कोर्ट सीन्स, वेडिंग सीन्स एंड अदर सोशल इवेंट्स टॉकिंग प्लेस अराउंड देम, यानी कि जितनी भी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, चाहे वो वेडिंग हो, चाहे सन, मून, तुलसी, राम, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, इन सभी की पेंटिंग, उनमें इन सभी की झलक आपको इस मिथिला पेंटिंग में देखने को मिल जाएगी। द फॉर्मल एनिमल एंड बर्ड्स मोटिफाइज ज्योमेट्रिकल डिजाइंस आर यूज्ड इन द फिल ऑफ ऑल द गैप्स, देयर इज हार्डली एनी एम्प्टी स्पेस इन दिस स्टाइल, यानी कि आप देखोगे तो ये जो पूरी पेंटिंग होती है ये पूरी की पूरी आपको भरी हुई दिखाई देगी। इस विभिन्न प्रकार के ज्योमेट्रिकल डिजाइन इसमें बने हुए होंगे और पूरी भरी हुई होगी। फ्लोरल, एनिमल, बर्ड आपको सब इसमें देखने को मिलेंगे, फूल भी देखने को मिलेंगे, जानवर भी देखने को मिलेंगे, चिड़िया भी देखने को मिलेंगी, ये पूरा फुल होता है। कॉटन रैप्ड अराउंड अ बैम्बू स्टिक फॉर्म्स द ब्रश, यानी कि कॉटन क्या करते हैं, कॉटन को हम रैप करते हैं किस पर, बैम्बू स्टिक, यानी कि जो बांस की लकड़ी होती है, बांस की लकड़ी पर या बांस की
पतली सी लकड़ी पर इसको हम कॉटन को रैप करके उसको हम ब्रश बनाते हैं, ठीक है। तो लकड़ी के ऊपर कपड़े को बांध करके कॉटन के उसको हम ब्रश बनाते हैं पेंटिंग को करने के लिए। द कलर्स अप्लाइड आर प्रिपेयर्ड बाय द आर्टिस्ट, जो कलर यूज होता है पेंटिंग में वो आर्टिस्ट बनाते हैं, कलाकार बनाते हैं। द स्किल इज हैंडेड डाउन द जनरेशंस एंड हेंस द ट्रेडिशनल डिजाइन आर एंड पैटर्न्स आर वाइडली मेंटेन्ड, क्योंकि ये जो है ये लोग अपने कई पुश्तों से लोग इसको करते हुए आ रहे हैं, इनके पूर्वज भी करते आ रहे हैं, इसलिए जो डिजाइन है वो पैटर्न है वो अभी तक वैसा ही बना हुआ है जैसे पहले लोग करते थे। इट इज बिलीव्ड दैट द जेनेसिस ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स कम अबाउट व्हेन किंग जनक आस्क्ड फॉर द पेंटिंग्स टू बी डेवलप्ड फॉर हिज डॉटर सीताज वेडिंग, यानी कि जब सीता माँ की शादी हो रही थी तब जनक जी ने इस प्रकार की पेंटिंग को डेवलप किया था उनकी बेटी की शादी के लिए। ये तब से राजा जनक की पुत्री थी सीता और वो मिथिला के रहने वाले थे और वहीं से ये पेंटिंग डेवलप हुई है, कब से, उनकी शादी से लेकर के, और अभी तक ये पेंटिंग चलती हुई आ रही है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस अब यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कर लेते हैं। द मधुबनी पेंटिंग आर नो लॉन्गर डन एक्सक्लूसिवली बाई वुमेन ऑन walls because cloth is more durable to meet their whispered demand as men are better painters या फिर as paper is cheaper। आपने देखा कि पहले जो पेंटिंग होती थी वो दीवारों पर होती थी, लेकिन अब दीवारों पर वो पेंटिंग नहीं हो रही है, वॉल्स पर नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है ज्यादा? क्योंकि जो उसकी मांग है वो बढ़ गई है। आप देखोगे तो यहाँ पर टू मीट देयर विस्पर डिमांड, उनकी डिमांड बढ़ने की वजह से अब ये क्लॉथ पर भी किया जा रहा है, पेपर पर भी किया जा रहा है। ये तो जहां जिस चीज की डिमांड बढ़ेगी सप्लाई भी वही लोग करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए वॉल्स पे नहीं ना हो करके ये देखिए जहां जिन चीजों में भी इसकी डिमांड हो रही है वहां पर, चाहे वो सजावट के सामान हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो पेपर्स हो, जहां पर इसकी डिमांड बढ़ रही है वहां पर ये पेंटिंग पहुंचाई जा रही है या इसकी डिमांड पहुंचाई जा रही है। इसके बाद यानी इसकी सप्लाई वहां पर दी जा रही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 137, मधुबनी पेंटिंग्स आर एसेंशियली ऑफ रिलीजियस नेचर व्हेन दे आर डन in the puja room, in the bridal room, on the village walls, using figures from nature। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, वो धार्मिक प्रकृति है, मुख्य रूप से वो धार्मिक प्रकृति की है। तो यहाँ पर पूजा रूम में आपने देखा था, ब्राइडल रूम में आपने देखा था, विलेज की वॉल्स पर आपने देखा था, इन तीनों जगहों पर आपने देखा कि वो पेंटिंग होती है, लेकिन वो किसका प्रयोग करके होती है? दे आर डन, वो किसका प्रयोग करके होती है वो पेंटिंग? यूजिंग फिगर्स फ्रॉम नेचर, नेचर से वो क्या करते हैं, पशुओं को, पक्षियों के वो क्या करते हैं, उनको पेंट करते हैं या उनके चित्र बनाते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, बर्ड्स यानी कि चिड़िया, या फिर सूर्य, चंद्रमा, देवी देवता, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये तो आपने देखा है कि ये सभी के घरों में, सभी के ब्राइडल रूम जो होते हैं घरों में, उनमें पूजा रूम में होते हैं। लेकिन ये जो है ये किसकी मदद से? दे आर डन, कैसे बनते हैं? तो ये यूजिंग फिगर्स फ्रॉम नेचर, कहाँ से? नेचर से, जो चीजें उन्हें मिलती हैं, चाहे वो जंगल के चित्र हो, चाहे वो वहां में उसमें रहने वाले जानवर हो, पशु पक्षी हो, सभी को वो क्या करते हैं, इसमें दर्शाते हैं इस पेंटिंग में। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं। द पेंटिंग्स बिकम सेक्युलर व्हेन दे डिपिक्ट कोर्ट सीन्स, वर्शिप ऑफ सरस्वती, तुलसी प्लांट, वेडिंग सीन्स। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वेडिंग सीन्स। दिस पेंटिंग बिकम सेक्युलर व्हेन दे डिपिक्ट वेडिंग सीन्स। वेडिंग सीन्स में भी ये जो पूरा का पूरा ये जो मिथिला पेंटिंग है ये भी आपको देखने को धीरे धीरे मिलने लगी, तो इससे और ये क्या हुई, सेकुलर हुई और लोगों ने इसको पसंद किया, सभी की शादियों में मिल रही, यहाँ पर धीरे धीरे लोगों ने इसको करवाना शुरू किया। फिर है मधुबनी पेंटिंग शोज ओनली अ बैलेंस्ड पोर्ट्रेयल ऑफ ऑल ऑफ देम, हिंदू डाइटीज, फ्लावर्स एंड प्लांट्स या ज्योमेट्रिकल डिजाइन। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अ बैलेंस पोर्ट्रेयल ऑफ ऑल ऑफ देम, हिंदू डाइटीज के बारे में भी, देवी देवताओं के बारे में, फूलों और पत्तियों के बारे में भी, और ज्योमेट्रिकल डिजाइन के बारे में भी बताती है। क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं। द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज लर्न इन द आश्रम्स ऑफ मधुबनी, स्कूल्स ऑफ आर्ट, फैमिलीज एट होम या होम्स ऑफ रिओन्ड आर्टिस्ट। दोस्तों यहाँ पर फैमिलीज एट होम यानी कि जो फैमिलीज थी वो घरों पर ही इस पेंटिंग को करती थी, तो ये उनके पूर्वज करते हुए चले आए थे, तो ये फैमिलीज घरों पर करती थी, ठीक है, जो मधुबनी पेंटिंग है, और यहीं पर घर पर ही लोग इसको सीखते थे। तो कोई आर्टिस्ट रख करके नहीं कोई सीखता था, इसका कोई स्कूल ऑफ आर्ट नहीं है, कोई आश्रम में नहीं सिखाया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 141 है फ्लोरल इज एन एडजेक्टिव derived from the noun flower, oral is derived from the noun। तो दोस्तों जो oral है यहाँ पर देखिए
ये जो होता है इसको हम कह सकते हैं कि ये pretending to hearing or the ear। तो यहाँ पर आप देखिए hearing सुनते कहाँ से हम, कान से हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ear, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है यहाँ पर, तो देखिए ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉज द वर्ड प्लास्टर्ड इज एन पार्टिकल, जीरंड, इन्फिनेटिव या फिर पार्टिसिपल। तो पार्टिकल मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको पता ही है कि पार्टिकल कोई कण हो गया, इस तरीके से किसी चीज का कोई अंश हो गया। फिर जीरंड जो होता है ये होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ होता है जीरंड, और इन्फिनेटिव जो होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपल है दोस्तों यही राइट आंसर होगा। पार्टिसिपल जो होते हैं वर्ड पे सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही इसमें यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपल यहाँ पर है, जो प्लास्टर्ड यहाँ पर दिया हुआ है इज एन पार्टिसिपल, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं। द वर्ड जेनेसिस, दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जेनेसिस लिखा हुआ है, तो जेनेसिस मीन्स द सेम एज ग्रोथ, बर्थ, ओरिजिनल या फिर स्पिरिट। तो यहाँ पर ये जो है ये बर्थ से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पर देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 144 से लेकर के 150 तक यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ दिया, उसको पढ़ करके हमें आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए अ रिमार्केबल फीचर ऑफ एडिसंस इन्वेंशंस वाज देयर बेसिक सिंप्लिसिटी, यानी कि जो यहाँ पर बात की जा रही है एडिसन के बारे में, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, कि किस तरीके से उन्होंने अपना एक पूरा छाप छोड़ा है अपने इन्वेंशंस के थ्रू, अपनी बेसिक सिंप्लिसिटी के थ्रू, यानी कि वो बहुत अच्छे इंसान भी थे और वो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, ये आप सभी लोगों को पता ही है। तो किस तरीके से उन्होंने एक ऐसा छाप छोड़ा है दुनिया में अपने काम की वजह से, अपने आविष्कार की वजह से और अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी विनम्र स्वभाव के कारण भी, यानी कि अपने विनम्र स्वभाव और अपने आविष्कार के कारण उन्होंने समाज में एक छाप छोड़ा है। फिर है देयर वर इन्यूमरेबल साइंटिस्ट processing deep knowledge of electricity, chemistry, etc. But it was this unschooled genius who succeed where they failed। यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनके पास अच्छी नॉलेज भी इलेक्ट्रिसिटी की, केमिस्ट्री की, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो स्कूलिंग जिसने नहीं की लेकिन वो बहुत जीनियस निकला और वह ऐसा सक्सेस हुआ कि जहां पर वे फेल हो गए और वो बहुत ही ज्यादा सक्सेस प्राप्त किया, सफलता प्राप्त किया। वट वर हिज यूनिक क्वालिटीज, उनकी यूनिक क्वालिटीज क्या थी, उनके गुण क्या थे। फर्स्टली ही हैड एन अनकैनी एबिलिटी टू जज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ एनी साइंटिफिक फैक्ट, किसी भी साइंटिफिक फैक्ट का वो उसका साइंस वाला मीनिंग, यानी कि वो किसी भी साइंटिफिक फैक्ट का प्रैक्टिकल कर लेते थे, तुरंत उसका प्रैक्टिकल वो कर लेते थे। ये उनके पास एक ऐसी योग्यता थी जो सबके पास नहीं होती। अनकैनी एबिलिटी, यानी कि ये सबके पास नहीं होती, ये रेयर होती। अनकैनी का मतलब रेयर भी आप कह सकते हो या डिफरेंट, बहुत ही अलग भी कह सकते हो, कि किसी भी साइंटिफिक फैक्ट का वो प्रैक्टिकल कर लेते थे, प्रैक्टिकल बेस पे उसको जज कर लेते थे। सेकेंडली ही वॉज ब्लेस्ड विथ पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस, यानी कि उनके पास बहुत ज्यादा पेशेंस था और वो बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ वो काम भी कर सकते थे। ही वुड ट्राई आउट काउंटलेस आइडियाज टिल ही फाउंड द राइट वन, वो लगातार, आपने सुना होगा कि थॉमस अल्वा एडिसन जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे वो 1200 बार फेल हुए थे, 1200 बार उनका जो प्रैक्टिकल था वो फेल हो गया था। थर्ड वॉज हिज बिजनेस acumen which enabled him to earn the large sums of money necessary to conduct experimental work, यानी कि जो तीसरी क्वालिटी थी वो ये थी कि वो बिजनेस भी अच्छा कर रहे थे। उस बिजनेस को वो क्या कर रहे थे, अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क में क्या कर रहे थे, खर्च, पैसा बहुत कमा रहे थे, अर्न लार्ज सम ऑफ मनी, लेकिन वो जो उनकी एक्सपेरिमेंटल जरूरतें होती थी, जो उन्हें प्रयोग करने के लिए जरूरी होती थी, उनमें वो उस पैसे को खर्च कर देते थे। Edison's enthusiasm for work and optimistic attitude ensured a long and productive life। उनके अंदर काम करने का जो जुनून था, जो उनके अंदर एक लगन थी काम करने की, वही उन्हें एक बहुत ही लंबा जीवन दे पाई, प्रोडक्टिव लाइफ भी दे पाई, यानी कि कुछ काम करके वो इस दुनिया से गए। Only after crossing the age of 75 did he start slowing down during his final illness। His curiosity about his condition, medicines and treatment made the doctors think that possibly he was taking this too as
वन ऑफ हिज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि जब उनकी दवा चलने लगी 75 ईयर्स के बाद, तो वो इस तरीके से दवा को देखते थे कि वो लगता था कि वो दवाओं का भी वो क्या करते थे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते थे कि कौन सी दवा डॉक्टर दे रहे हैं, कौन सा मैं खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, क्या इसका रीजन है, तो ये सब भी वो पता लगाते थे। ही पास्ड अवे ऑन 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 को उनकी डेथ हो गई थी एट द राइप ओल्ड एज ऑफ 84 एज की उम्र में। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इटसेल्फ एडिसन बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैन इन द वर्ल्ड, यानी कि वह क्या अपनी, जो कि ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे, और ये अपने पूरे जीवन में इन्होंने बहुत ज्यादा फेम भी कमाया और नाम भी कमाया। ऑनर्स वर सॉवर्ड ऑन हिम, उनके ऊपर ऑनर्स की यानी कि सम्मान की एक बौछार, सावर्ड का मतलब क्या होता है, बौछार होता है ना, जो सावर्ड लगा होता है बाथरूम में, ठीक है, उन्हें बहुत सारा नाम शोहरत सम्मान सब मिला। Among them was the Congressional Gold Medal in 1928 for his contributions to human welfare. Human welfare यानी कि मानवता की अच्छाई के लिए उन्होंने जो काम किया था उसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल मिला था 1928 में, कांग्रेसनल गोल्ड मेडल मिला था। इन 1960 ही वॉज पोस्थुमोसली यानी कि मरणोपरांत इलेक्टेड टू द हॉल ऑफ फेम फॉर ग्रेट अमेरिकन एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, यानी कि मरणोपरांत भी उन्हें बहुत बड़ा सम्मान दिया गया था अमेरिका के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है, जो कि बहुत कम लोगों को प्राप्त है। बट द ट्रिब्यूट दैट वाज मोस्ट इक्वलेंट वाज unintended. The authorities contemplated switching off the power supply in New York. The sense of his triumph in 1882 for 2 minutes as a mark of respect on his डेथ। उनकी डेथ पर क्या किया गया था कि पूरी शहर की जो लाइट थी वो 2 मिनट के लिए काट दी गई थी और ये उनको सबसे अच्छा ट्रिब्यूट था। बट 1931 was not 1882 since normal life would have come to the stands still by the 2 minute power cutoff. The idea was given up. There could be no greater tribute to the man than this निगेटिव ट्रिब्यूट। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से उनके सम्मान में क्या क्या चीजें की गई और वो उन्होंने कितना बड़ा मानवता के लिए उन्होंने कितना अच्छा काम किया थॉमस अल्वा एडिसन ने। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनको हमें हल करना है। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ एडिसन्स इन्वेंशंस वाज देयर एस्थेटिक एस्पेक्ट, फंडामेंटल सिंप्लिसिटी, मल्टीपल यूजफुलनेस या फिर लो कॉस्ट। तो ये पहले ही पैराग्राफ की पहली ही लाइन में बताया, द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ एडिसन्स इन्वेंशंस वाज देयर फंडामेंटल सिंप्लिसिटी, उनकी सिंप्लिसिटी, वो जीवन में एक ऐसा छाप छोड़ करके गए थे। आप देख सकते हो यहाँ पर पहली ही लाइन में कहा गया द रिमार्केबल फीचर ऑफ एडिसन्स इन्वेंशंस वाज देयर बेसिक सिंप्लिसिटी। तो उनकी जो बेसिक यानी कि फंडामेंटल सिंप्लिसिटी थी वो क्या थी, उनके जो उन्होंने जो भी आविष्कार किए थे उसमें बहुत बड़ा योगदान इसका भी था, उनकी बेसिक सिंप्लिसिटी नेचर का। क्वेश्चन नंबर 145 है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर एडिसन्स बिकम प्रॉस्पेरस बिकॉज ही हैड लक ऑन हिज साइड, उनका जो भाग्य था उनका साथ दे रहा था। वर्क वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत परिश्रम किया था। मेड द बेस्ट यूज ऑफ हिज टाइम, उन्होंने अपने समय का बेस्ट यूज किया था। हैड ग्रेट बिजनेस सेंस, तो एडिसन धनी कैसे बने थे, बिकॉज उनके पास बहुत अच्छा बिजनेस सेंस था, वो बिजनेस भी बहुत अच्छा करते थे। ये तीसरा गुण उनका बताया गया है कि वो बिजनेस में क्या थे, बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए अर्न द लार्ज सम्स ऑफ मनी, ये उनकी थर्ड क्वालिटी थी कि वो बिजनेस भी बहुत अच्छे से कर लेते थे, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पे, टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क एडिसन नीडेड सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स, सपोर्ट ऑफ जनरस पैटर्न्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी या काम एंड क्वाइट एटमॉस्फियर। तो एक्सपेरिमेंटल वर्क को करने के लिए एडिसन को ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत होती थी क्योंकि पैसे बहुत खर्च होते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 147 पे आते हैं, एडिसन्स लॉन्ग एंड प्रोडक्टिव लाइफ कैन बी attributed to his immensely good health, a large circle of friends, his involvement in charitable work या his positive attitude। तो एडिसन्स लॉन्ग एंड प्रोडक्टिव लाइफ कैन एट्रीब्यूटेड टू हिज पॉजिटिव एटीट्यूड, उनका जो एटीट्यूड था वो हमेशा पॉजिटिव रहता था जीवन के प्रति, इसीलिए वो इतना लंबा जी पाए। क्वेश्चन नंबर 148 है, द वर्ड अनकैनी एज यूज्ड इन द पैसेज। अनकैनी मतलब उनके पास एक ऐसी आदत, एक ऐसा गुण था जो और किसी के पास देखने को नहीं मिलता। तो वियर्ड, ग्रेट, टेरिफिक या एस्ट्रोनाइजिंग
तो यहाँ पर राइट आंसर है वियर्ड। वियर्ड जो है एक तरीके से हम इसको अजीब भी कह सकते हैं कि वियर्ड मतलब अजीब या ऐसी आदत थी जो किसी और के पास सबके पास नहीं होती। तो ये सबसे अच्छा यहाँ पर इससे अनकैनी से इसका हम मैच कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 है द अपोजिट ऑफ फेमस इज अननोटिसेबल, अनपॉपुलर, अननोन या नेग्लेजिबल। तो दोस्तों फेमस का जो अपोजिट होगा वो होगा अननोन। फेमस मतलब जिसको सब लोग जानते हैं, अननोन मतलब जिसको कोई नहीं जानता, ये अपोजिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 150 है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड, एनी साइंटिफिक फैक्ट, डैश एनी साइंटिफिक फैक्ट, प्रीपोजिशन, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। यहाँ पर जो एनी प्रयोग हुआ है दोस्तों ये है एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो साइंस होता है, साइंस से बना है साइंटिफिक, और ये जो फैक्ट है ये नाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये अगर ये साइंटिफिक ये हो गया एडजेक्टिव, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये देखिए एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो एनी होगा ये एडजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एक साथ दो दो एडजेक्टिव तो यहाँ पर रह नहीं सकते हैं। तो ये जो एनी होगा ये क्या होगा, एडवर्ब होगा, यानी कि जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एडवर्ब हो जाएगा। तो एनी साइंटिफिक फैक्ट, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एनी जो है ये एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मैसेज और आप सारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।